Good evening, students. So, this is our lecture number 9 on the Hindu Succession Act 1956. तो फाइनली आज लेक्चर 9 में हम लोग अपनी सेक्शन 6 की जो डिस्कशन है उसको शुरू करेंगे. ठीक है, बहुत ही बड़ी डिस्कशन होने वाली है. इसमें बहुत सारे लैंडमार्क केस लॉज हमें डिस्कस करने हैं, बिकॉज ये सारे के सारे केस लॉज जो हैं ये मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, तो प्राइमरली जो चीज़ हम लोग आज करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे ये कि सेक्शन 6 की एक ऊपर से एक डिस्कशन कर लेंगे. पहले देख लेंगे सेक्शन 6 में बात क्या कह रहा है. देन सब्सिक्वेंटली हम लोग प्रकाश वर्सेस फुलावती वाले केस लॉ पे मूव करेंगे. एंड उसके बाद हम लोग विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसमें बहुत सारे इश्यूज थे, उसमें से पहले इशू को डिस्कस करेंगे. मतलब सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारी चीज़ों को लेके इम्प्यून किया गया था, विवादित थे सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत सारे मैटर्स सेक्शन 6 से रिलेटेड. तो वहाँ पर उन सब पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में. तो उन सारे इश्यूज़ को एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल जितना जल्दी हो सके मैं आपका कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा. तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. प्लीज़ उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी जुडिशरी के रिगार्डिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको मैं वहाँ पे पोस्ट करता हूँ. अलॉन्ग विद दैट जो नोट्स जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है इसके नोट्स भी आपको उस ग्रुप में मिल जाएंगे. तो प्लीज़ ज्वाइन दैट ग्रुप एसएप. तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को. तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या डिस्कशन को कंप्लीट कर लिया है. सबसे पहले हमने समझा था कि एक हिंदू कौन होता है. ये समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए था ताकि हमको पता लग सके कि जो हिंदू कोडिफाइड लॉज हैं उनकी एप्लीकेशन किन किन लोगों के ऊपर होगी. ठीक है, देन सब्सिक्वेंटली हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी जॉइंट हिंदू फैमिली के साथ, कि आखिर जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली का कौन कौन मेंबर होता है, कैसे ये इंक्रीज होता है, कैसे ये डिक्रीज होता है, व्हेन डज इट कम्स टू एन एंड. ठीक है, तो ये सारी डिस्कशन हमने की थी जॉइंट हिंदू फैमिली में. देन उसके बाद हमने अपनी डिस्कशन शुरू की थी को पार्सनरी पे. ठीक है, फिर हमने को पार्सनरी समझा था, को पार्सनर्स कौन कौन होते हैं, कितने जनरेशन तक एक्सटेंड होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी. यहाँ पर हमने ये समझा था कि जो मेल्स होते हैं या फिर आप सन्स कह सकते हो, सिर्फ वो ही को पार्सनर होते हैं. तो अभी जो 2005 का अमेंडमेंट आया था उसमें क्या किया गया, डॉटर्स को भी को पार्सनर्स का दर्जा दे दिया गया. अब डॉटर्स को को पार्सनर्स का दर्जा देने से क्या चेंज आ गया है, वो ये आ गया है कि जितने भी राइट्स एक मेल के पास अवेलेबल थे व्हेन इट कम्स टू अ जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, वो सारे के सारे राइट्स अब एक डॉटर के पास भी हैं. इज दैट क्लियर? ठीक है. हाँ, फिर हमने को पार्सनरी डिस्कस किया था. फिर हमने पढ़ा था लीगल इंसिडेंट्स ऑफ को पार्सनरी, जहां पर हमने सर्वाइवरशिप के रूल को डिस्कस किया था सबसे पहले, जो कि एक प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग था, कि जब एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी या फिर एंसेस्टर प्रॉपर्टी का जब पार्टीशन होता है तो प्राइमरीली पहले सर्वाइवरशिप का रूल प्रिवेल करता था. देन सब्सिक्वेंटली सर्वाइवरशिप के साथ ही हमने पढ़ा सक्सेशन, कि अगर कोई हिंदू मेल है एंड ही डाइड इंटेस्टेट, दैट इज विदाउट मेकिंग अ विल, लीविंग बिहाइंड अ क्लास 1 फीमेल हेयर, तो वहां पर सर्वाइवरशिप नहीं बल्कि सक्सेशन होगा. ये हमने समझा था. ठीक है, फिर हमने नोशनल पार्टीशन भी किया था. ठीक है, और हमने कुछ पार्टीशन के भी एग्जांपल्स को कवर किया था. जो मैंने आपको पार्टीशन के एग्जांपल्स करवाए थे, आप लोग ध्यान रखिए इस बात को, ये एक्चुअल पार्टीशन नहीं था. ये मैंने बस आपको समझाया था बेसिकली कि पार्टीशन होता कैसे है. अभी जब हम लोग सेक्शन 6 की डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे ना, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू एक्चुअल पार्टीशन. ठीक है, जो आपके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो हमने ये इतनी सारी डिस्कशन कर ली अब तक हिंदू सक्सेशन एक्ट में. अब हम लोग आज जो डिस्कशन शुरू करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. मेरा आपको एडवाइस है कि प्लीज़ आप लोग अपना बैरेक्ट ओपन कर लीजिए. अलॉन्ग विद दैट मैं यहाँ पर आपको सेक्शन को रीड तो करवाऊंगा ही, लेकिन स्टिल आप लोग बैरेक्ट ओपन कर लीजिए. जो भी बातें मैं आपको बताता हूँ वो बैरेक्ट में मेंशन कर लीजिएगा. ठीक है, इससे जब आप बैरेक्ट को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी कि इसमें आपने क्या क्या डिस्कशंस किए थे. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब सेक्शन 6 में बेसिकली हुआ क्या है, आखिर क्या ऐसा बहुत बड़ा चेंज आ गया सेक्शन 6 की वजह से जो कि इसके डिस्कशन को बहुत बड़ा बना देती है. तो देखिए, अब तक हमने जो चीज़ें समझी थी वो ये थी कि प्री 2005, दैट इज बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ 2005, जो मेल्स होते थे, जो सन्स होते थे, सिर्फ वही को पार्सनर्स हुआ करते थे. ठीक है, अब सेक्शन 6 की अमेंडमेंट ने किया क्या है, को पार्सनरी में जो फीमेल्स हैं
उनको भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो लीगल इंसिडेंट्स पढ़े थे ना कोपार्सनरी के, अब वो फीमेल्स पर भी अप्लाई होगा, दैट इज बर्थ राइट। ठीक है, बाय बर्थ अब वो एक कोपार्सनर्स हैं, अलॉन्ग विद दैट अनडिवाइडेड कोपार्सनरी इंटरेस्ट। ठीक है, कि अब जो वो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसमें उनका एक अनडिवाइडेड इंटरेस्ट पैदा हो गया है। दैट इज वो इंटरेस्ट उनका वहीं पर है, अब वो उसको डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहां पर ये भी हो गया कि नाउ दे कैन डिमांड पार्टीशन। जो उनका शेयर है उस प्रॉपर्टी में, उसको वो पार्टीशन के थ्रू मांग सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। जो भी लीगल इंसिडेंट्स हमने पढ़े थे ना, वो जॉइंट टीनेंट्स इन कॉमन वगैरह, वो सारे के सारे अब लीगल इंसिडेंट्स जो हैं वो डॉटर्स पर भी अप्लाई होंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आइए एक बार सेक्शन 6 की डिस्कशन करते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या क्या इश्यूज रेज हुए हैं। ठीक है, तो सेक्शन 6 का जो हेड नोट है, इट सेज डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन को पार्सनरी प्रॉपर्टी on and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005 in a joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a co-partner shall, कब से? On and from, इसका मतलब from the date of 9th September 2005 by birth become a co-partner in her own right इन द सेम मैनर एज द सन। मतलब कि जितना दर्जा एक सन को मिलता है, ठीक है, को पार्सनरी में, अब उतना ही दर्जा एक डॉटर को भी मिलेगा, बिकॉज शी हैज नाउ बिकम बाय बर्थ अ को पार्सनर इन हर ओन राइट इन द सेम मैनर एज द सन। ठीक है, मतलब बेसिकली नाउ सन एंड डॉटर आर इक्वल व्हेन इट कम्स टू एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। उसमें अगर हिस्सा का डिमांड करने की कोई बात आएगी तो डॉटर्स को भी अब इक्वल अधिकार दिया जाएगा बाय वर्च्यू ऑफ दिस अमेंडमेंट। ठीक है, बी हैव द सेम राइट्स इन द को पार्सनरी प्रॉपर्टी एज शी वुड हैव हैड इफ शी हैड बीन अ सन। ठीक है, यहां पर बेसिकली यही कह रहा है कि उसका उतना ही अधिकार बनेगा पार्टीशन प्रॉपर्टी में जितना कि एक सन का बनता है। सी be subject to the same liabilities in respect of the said co-partnering property as that of a son। जितनी भी एक सन की liabilities accrue होती हैं when it comes to a joint Hindu family property, अब same liabilities एक daughter की भी accrue होंगी because she is now a co-partner। Is that clear? ठीक है, तो ये जो तीनों पार्ट है ना, इसको हम लोग बाद में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या लाइबिलिटीज वगैरह होती हैं, बट अभी ये हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमें बस चीज़ों को एक बार ऊपर से देख के जो इश्यूज रेस किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, उनके आंसर्स हमें चाहिए। इज दैट क्लियर? एंड एनी रेफरेंस टू अ हिंदू मिताक्षरा को पार्सनर शैल बी डीम टू इंक्लूड अ रेफरेंस टू अ डॉटर ऑफ अ को पार्सनर। क्लियर आपको? प्रोवाइजो पे आते हैं। प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this subsection shall affect or invalidate any disposition or alienation including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th day of December 2004। अभी प्रोवाइजो क्या कह रहा है? ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि जो प्रोवाइजो होता है, इट एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। यहां पर ये कह रहा है कि 20th दिसंबर 2004 से पहले किसी भी प्रकार का अगर पार्टीशन हुआ है, देखिए यहां पे क्या लिखा है, एनी डिस्पोजिशन, पार्टीशन, डिस्पोजिशन, एलियनेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी पार्टीशन और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच हैड टेकन प्लेस। टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, ये सारे टर्म्स मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, अभी बस इसको समझ लीजिए। ठीक है, हाँ, टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी विच हैड टेकन प्लेस बिफोर द 20th दिसंबर 2004। बेसिकली ये जो प्रोवाइजो है, ये कहना ये चाहता है कि 20th दिसंबर 2004 से पहले अगर प्रॉपर्टी का किसी भी प्रकार से विभाजन हुआ है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर मान लीजिए ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, ठीक है, इनके बीच में पार्टीशन हो गया था 1/1/2001 को। ठीक है, क्या ये 20th दिसंबर 2004 से पहले पार्टीशन हुआ है? द आंसर इज यस। तो क्या यहां पर डॉटर्स को कोई भी अधिकार मिलेगा सब्सिक्वेंटली? द आंसर इज नो। मतलब कि अगर मान लो इनके बीच में पार्टीशन हो गया था ऑन 1/1/2001, तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली डॉटर आफ्टर 2005
आफ्टर 2005 मतलब अमेंडमेंट के पिक्चर में आने के बाद जो प्रॉपर्टी का पहले विभाजन हो चुका है 20 दिसंबर 2004 से, उसमें कोई भी हिस्सा डिमांड नहीं कर सकती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां पर यही ये प्रोवाइजो क्लैरिफाई करना चाह रहा है। अब जो मेरा सवाल है आपके लिए वो ये है, व्हाई द डेट ऑफ 20 दिसंबर 2004? अभी इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनी प्रॉपर्टी to which a female Hindu becomes entitled by virtue of subsection 1 shall be held by her with the incidence of co-parcenary ownership and shall be regarded notwithstanding anything contained in this act or any other law for the time being in force as property capable of being disposed of by her by testamentary disposition। बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फीमेल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ को पार्टनर किसी प्रॉपर्टी को अगर इनहेरिट करती है तो वहां पर वो प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और वो उसको किसी भी प्रकार से डिस्पोज ऑफ कर सकती है। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग। सबसेक्शन 3, वेयर अ हिंदू डाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, his interest in the property of a joint Hindu family governed by the Mitakshara law shall devolve by testamentary or intestate succession as the case may be under this act and not by survivorship, and the co-parcenary property shall be deemed to have been divided as if a partition had taken place। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सबसेक्शन 3 ने वर्चुअली सर्वाइवरशिप के रूल को अबॉलिश कर दिया है। जी हाँ, जो आपका ये 2005 का अमेंडमेंट है ना, इसने सर्वाइवरशिप के रूल को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया। यहाँ पे लिखा है एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप। अगर आपको याद हो, जब हमने प्री 2005 का जो सेक्शन 6 का जो लैंग्वेज था उसको रीड किया था, तो वहां पर लिखा हुआ था कि सर्वाइवरशिप का रूल प्रिवेल करेगा, लेकिन अगर आप किसी क्लास 1 फीमेल रिलेटिव को पीछे छोड़ के जा रहे हैं तो वहां पर आप सक्सेशन करेंगे। याद है ना आपको? बट यहां पर साफ साफ कह दिया है अब सर्वाइवरशिप का रूल अप्लाई नहीं होगा। दिस सबसेक्शन हैज बेसिकली वर्चुअली अबॉलिश द रूल ऑफ सर्वाइवरशिप। ठीक है, क्लियर आपको ये चीज? अब देखिए यहाँ पे इसको दोबारा पढ़ते क्या कह रहा है, वेयर अ हिंदू डाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, हिज इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ ए जॉइंट हिंदू फैमिली गवर्न्ड बाय द मिताक्षरा लॉ शैल डिवॉल्व बाय टेस्टामेंट्री और इंटेस्टेट सक्सेशन। ठीक है, अगर कोई हिंदू मेल मर जाता है आफ्टर 2005 तो जो उसका प्रॉपर्टी है उसका जो डेवोल्यूशन होगा, उसका जो बंटवारा होगा, इट विल ईदर बाय टेस्टामेंट्री सक्सेशन और इंटेस्टेट सक्सेशन। मतलब मान लो अगर उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी तो उसके लिए वो विल बना के जिस भी इंसान को चाहे प्रॉपर्टी दे सकता है। बट अगर मान लो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी और वो मर गया बिना विल बनाए, तो वहां पर इंटेस्टेट सक्सेशन होगा और जो प्रॉपर्टी है वो को पार्टनर्स और डिपेंडेंट्स के बीच में इक्वली डिवाइड कर दी जाएगी। एज द केस मे बी अंडर दिस एक्ट एंड नॉट बाय सर्वाइवरशिप, दैट इज नाउ वी विल फॉलो द रूल ऑफ सेक्शन 6, दैट इज डॉटर्स को भी अब हम लोग इक्वल अधिकार देंगे और सर्वाइवरशिप के रूल को हम वर्चुअली अबॉलिश कर रहे हैं। एंड द को पार्सनरी प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिवाइडेड एज इफ ए पार्टीशन हैड टेकन प्लेस। ठीक है, ये तो आपको क्लियर ही होगा। ए पे आते हैं, द डॉटर इज अलॉटेड द सेम शेयर एज इज अलॉटेड टू अ सन। अब डॉटर को कितना अधिकार मिलेगा को पार्सनरी प्रॉपर्टी में? जितना एक सन को मिलता था। मतलब मान लो अगर यहां पर इसी पार्टीशन के एग्जांपल को हम लोग उठाते हैं और ये पार्टीशन अब हुआ है 2006 में, यानी 2005 का अमेंडमेंट आ चुका है। इसका मतलब अगर 2006 से पहले होता तो क्योंकि यहां पर पहले हम सक्सेशन का रूल अप्लाई करते और जो प्रॉपर्टी था उसको FS1 और FS2 में डिवाइड करते, लेकिन अब यहां पर क्या रूल अप्लाई होगा मैं समझाता हूं। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर अब प्रॉपर्टी का लगेगा 4 हिस्सा, बिकॉज डॉटर भी अब एक को पार्टनर हो गई है। तो सपोज अगर पूरी प्रॉपर्टी 1 है तो इट विल बी 1/4 1/4 1/4 1/4। चलिए मैं आपको रूल के हिसाब समझा देता हूं, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ठीक है, अगर पूरी प्रॉपर्टी 1 है तो मैंने आपको बताया था कि जो वाइफ ऑफ टॉप मोस्ट को पार्टनर होती है वो भी एक शेयर रिसीव करती है। ठीक है, तो अगर मान लो ये मर गया है तो पार्टीशन कैसे होगा, 1 2 3 एंड 4, दैट इज 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। उसकी सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये 1/5 होगा। इसका भी शेयर निकालना था ना, नोशनल पार्टीशन करना था हम लोग को। ठीक है, 1/5 हो गया, नोशनल पार्टीशन बेसिकली हमने किया है। अब जो इसका 1/5 शेयर है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमॉन्ग W, FS1 FS2 एंड FD। ये सीन नहीं होता अगर 2005 का अमेंडमेंट नहीं आया होता। तो ये आपको समझ में आ गया ना? तो यहां पर ये कह रहा है कि अब डॉटर को जो को पार्टनरी प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा वो उतना ही मिलेगा जितना एक सन को मिलता है। इज दैट क्लियर? तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आपकी माता जी के पिताजी के पास कोई भी प्रॉपर्टी है तो आप उसमें अधिकार मांग सकते हैं या फिर अपनी माता जी को बता सकते हैं कि वो उसमें अधिकार मांग सकती हैं। ठीक है,
B, the share of the predeceased son or a predeceased daughter as they would have got had they been alive at the time of partition shall be allotted to the surviving child of such predeceased son or of such predeceased daughter। मतलब बेसिकली वहां पर ये अभी पार्टीशन का रूल है, इसको अभी आप नहीं पढ़िए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, बाद में आपको समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। सी पे आ जाइए, द शेयर ऑफ द प्रीडिसीज चाइल्ड ऑफ ए मतलब अगर आपको बी समझा भी दूं तो यहाँ पे यही कह रहा है कि मान लो अगर बेटा या बेटी में से कोई मर चुका है, ठीक है, तो जितना हिस्सा उनको मिलने वाला था प्रॉपर्टी में उतना ही हिस्सा जो उनका आयर होगा, जो उनका बच्चा होगा, उसको हम अलॉट कर देंगे, ठीक है। सर्वाइविंग चाइल्ड ऑफ सच प्रीडिसीज सन और ऑफ प्रीडिसीज डॉटर। सी, द शेयर ऑफ द प्रीडिसीज चाइल्ड ऑफ ए प्रीडिसीज सन or of a predeceased daughter as such child would have got had he or she been alive at the time of partition shall be allotted to the child of such predeceased child or the predeceased son or a predeceased daughter as the case may be। ठीक है, मतलब बेसिकली यहाँ पर यही कह रहा है कि जितना भी शेयर उस इंसान का बनता है जो प्रीडिसीज्ड हो चुका है, ठीक है, उतना ही शेयर उसके हम आयर्स को दे देंगे, उसके सन या डॉटर को दे देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ ए हिंदू मिताक्षरा को-पार्टनर शैल बी डीम्ड to be the share in the property that would have been allotted to him if a partition of the property had taken place immediately before his death, irrespective of whether he was entitled to claim partition or not। ये बेसिकली आपका वही नोशनल पार्टीशन का रूल है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था, ये सेक्शन 6 में भी प्रेजेंट था प्री 2005 में, तो इसको दोबारा मैं समझा नहीं रहा हूँ। क्लॉज 4 पे आ जाइए, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 नो कोर्ट शैल रिकॉग्नाइज एनी राइट टू प्रोसीड अगेंस्ट अ सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन फॉर द रिकवरी ऑफ एनी डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिज फादर। इसको छोड़ दीजिए, इसका अलग डिस्कशन होगा, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अभी प्रोवाइजो पे आइए, प्रोवाइजो को भी एक बार मैं देख लेता हूँ, दैट इन द केस ऑफ, ये भी हटा दीजिए, इसका एकदम अलग डिस्कशन है, तो इसको अभी रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सब सेक्शन 5 पे आ जाइए, ये पूरा जो क्लॉज 4 है ना, इसको हम लोग अलग लेक्चर में डील करेंगे क्योंकि काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको समझाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक ये ई रिलेटेड है उस चीज़ से जहाँ पे डॉटर को एक को पार्टनर का दर्जा दिया जा रहा है। अब आइए क्लॉज 5 पे, तो आज की जो हमारी पूरी डिस्कशन है ना वो क्लॉज 5 पर रहने वाली है, और अभी आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू अ पार्टीशन विच हैज बीन अफेक्टेड बिफोर द 20th day of December 2004, ठीक है। अब मैंने आपसे, जब मैं आपको ये सबसेक्शन 1 का प्रोवाइजो पढ़ा रहा था विच सेज प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल अफेक्ट और इनवैलिडेट एनी डिस्पोजिशन और रिलेशन इंक्लूडिंग, वही सब कह रहा है, सेम बात कह रहा है, ठीक है। अब सवाल जो आपके सामने मैंने रखा था वो ये कि अमेंडमेंट फोर्स में आया 9/9/2005 को, ठीक है। यहां पर ये कहता है कि 20 दिसंबर 2004 के बाद से कोई भी अगर पार्टीशन हो रहा है तो वहां पर आपको डॉटर्स को अधिकार देना पड़ेगा, लेकिन 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई भी पार्टीशन हुआ है तो उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। The question is why the date 20th December 2004? This is the question. मैं समझाता हूं इसका आंसर क्या है। अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा इट्स प्रोबेबली बिकॉज यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन को एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सेक्शन को एक प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है, आप भी सही हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेक्शन 6 का एक रेट्रोएक्टिव इफेक्ट है। अब ये रेट्रोएक्टिव क्या होता है ये हम लोग बाद में समझेंगे, अभी बस मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा कि सेक्शन 6 का एक रेट्रोएक्टिव इफेक्ट है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अगेन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, व्हाई द डेट 20 दिसंबर 2004? द आंसर इज, जो ये सेक्शन 6 के अमेंडमेंट का जो बिल था ना, ये 20 दिसंबर 2004 को लोकसभा में टेबल्ड किया गया था, मतलब कि प्रेजेंट किया गया था। नाउ द थिंग इज कि जैसे ही ये बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया गया था, लोगों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया कि अब तो डॉटर्स को इक्वल अधिकार मिल रहा है प्रॉपर्टी में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डॉटर्स हैं अब वो इक्वल अधिकार मांग भी सकती हैं। तो उन्होंने क्या किया होगा प्रॉबेबली, मतलब ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव विजडम आप कह सकते हो, ठीक है। उनको ये चीज पता था कि बिल जैसे ही टेबल्ड हुआ, लोगों को इसके बारे में पता चल गया कि अब जल्दी ही डॉटर्स भी को पार्टनर्स बन जाएंगी। तो उन्होंने क्या किया होगा, डॉटर्स का जो राइट है ना उसको डिफीट करने के लिए बिल के एक्ट बनने से पहले ही जो भी प्रॉपर्टी था उसका बंटवारा कर दिया होगा ताकि डॉटर को कुछ भी हिस्सा ना मिले। अब जैसे गांव वगैरह होते हैं, ठीक है, विलेज एरियाज जो होते हैं, वहां पर आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि डॉटर्स आज भी अधिकार नहीं मांगती हैं, ठीक है।
मतलब आज भी ये प्रथा चली आती है हिंदूज में कि जो बेटियां होती है ना वो अपने पिता से अधिकार नहीं मांगती, इसको बहुत गलत माना जाता है, जो कि काफ़ी हद तक गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटी और बेटे में किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए, दैट इज़ रॉन्ग, ठीक है, टू एन एक्सटेंट विच कैन नॉट बी जस्टिफाइड। तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, तो यहाँ पर 20 दिसंबर 2004 को बिल को प्रेजेंट किया गया इन द लोकसभा। तो यहां पर इस डेट के बाद से अगर मान लो उस बिल के एक्ट बनने से पहले लोगों को तो पता चल गया कि बेटियां जो हैं वो को पार्षद बनने वाली हैं, तो हम एक काम करते हैं ना, हम प्रॉपर्टी का विभाजन करके जो बेटियां हैं उनको उनके अधिकार से वंचित कर देते हैं। तो ऐसा कोई सिचुएशन खड़ा ना हो, दैट्स वाई जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेचर है, उसने क्या किया, उसने कहा कि इस एक्ट का जो इफेक्ट होगा दैट इज फ्रॉम 20 दिसंबर 2004, और 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर किसी भी प्रकार का पार्टीशन किया गया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया आपको ये चीज? होप सो आप इनको इस चीज को अपने वर्ड्स में आपने लिखा हो। खैर मैं आगे आपको अभी जजमेंट पढ़ाऊंगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने सेम बात कही है, ठीक है। लेकिन अब एक बार आ जाइए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, partition means any partition made by execution of a deed of partition duly registered under the Registration Act 1908 or partition effected by a decree of court। अब पहले सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि 20 दिसंबर 2004 की डेट क्यों डाली गई है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो ओरिजिनल बिल प्रेजेंट किया गया था उसमें ये एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं था। प्लीज इसको आप लोग लिख लीजिएगा कि जो ओरिजिनल बिल 20 दिसंबर 2004 को टेबल किया गया था लोकसभा में, उसमें सबसेक्शन 5 का जो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है ये प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। अब यहां पर क्या कहता है? यहां पर कहता है कि जो पार्टीशन है, ठीक है, पार्टीशन सिर्फ दो प्रकार के पार्टीशन है उन्हीं को हम लोग वैलिड मानेंगे। पहला, अ पार्टीशन बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, execution of a deed duly registered under the Registration Act 1908, ठीक है। और दूसरा, पार्टीशन बाय डिक्री ऑफ कोर्ट, ठीक है। एक ऐसा पार्टीशन जिसको रजिस्टर किया गया है इन द अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, एंड ऐसा पार्टीशन जो कोर्ट की डिक्री से डिटरमाइन किया गया है, सिर्फ इन पार्टीशंस को हम वैलिड मानेंगे। इनके अलावा अगर कोई भी पार्टीशन है उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। दिस इज व्हाट द एक्सप्लेनेशन पार्ट इज सेइंग। नाउ द क्वेश्चन इज, यहां पर इस एक्सप्लेनेशन पार्ट को डालने की रीजनिंग क्या है? हर चीज की एक वजह होती है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर किसी प्रोविजन में डाला गया है तो उसके पीछे की रीजनिंग आपको पता होना बहुत जरूरी है। द आंसर इज कि मान लो अगर ओरल पार्टीशन हुआ हो तब क्या होगा? क्योंकि देखिए जो यहां पर क्लॉज 5 है और यहां पर जो आपका ये प्रोवाइजो है, ये साफ साफ कह रहा है कि किसी भी प्रकार का पार्टीशन अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद के पार्टीशन अगर आप करते हो तो वहां पर आपको डॉटर्स को अधिकार देना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देश में आज भी जो सबसे प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ पार्टीशन है ना, वो ओरल पार्टीशन है। एक बात बताइए, आपके घर में अगर बंटवारा, मान लीजिए जो आपके पूरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो आपके चाचा हैं, जो आपके पिताजी हैं, अगर वो इस ओपिनियन पे आ जाते हैं कि चलो अब यार पार्टीशन कर लेते हैं, ठीक है, वहां पर कोर्ट में जाना, अगर आप कोर्ट में जाते हो तो साफ साफ ऐसा लगता है ना कि इनके फैमिली में कुछ फ्यूड चल रहा है, इनके फैमिली में कोई विवाद चल रहा है, दैट्स व्हाई दे हैव टू गो टू द कोर्ट। लोग कोर्ट में जाना प्रेफर नहीं करते। लोग सोचते हैं कि हम ओरल पार्टीशन करके आपस में बैठते हैं, ओरल पार्टीशन करके जिसका जितना जितना हिस्सा है उसको डिटरमाइन करके उनको दे देते हैं। जैसे मान लो अगर ये एक घर था, ठीक है, इसके 4 हिस्से हो गए, ठीक है, मतलब मैं इसको सही से बनाता हूँ, इक्वल हिस्सा कर देता हूँ, ठीक है। ये घर था, ओरल पार्टीशन करके ए को इतना हिस्सा मिल गया, बी को इतना, सी को इतना और डी को इतना, ठीक है। अब यहां पर ए ने अपने हिस्से में कोई घर बना लिया, बी ने अपने हिस्से में घर बना लिया, सी ने अपने हिस्से में घर बना लिया, डी ने अपने हिस्से में घर बना लिया। यहां बस मेयरली इन्होंने एक ओरल पार्टीशन किया और एक मेमोरेंडम क्रिएट कर लिया। मेमोरेंडम इन द कंटेक्स्ट, जहां पर इन्होंने अपने मेमोरी के लिए लिख दिया कि हमने पार्टीशन किया था, इतना हिस्सा ए के पास गया, इतना बी के पास, इतना सी के पास, इतना डी के पास, और बाद में कभी फ्यूचर में जो ये मेमोरेंडम है इसको ये लोग रजिस्टर करवा लेते हैं अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ठीक है। लेकिन पार्टीशन तो तभी हो गया ना जब, देखिए आपको याद होगा जब मैंने आपको ये पढ़ाया था जॉइंट हिंदू फैमिली के बारे में, तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि पार्टीशन कब हो जाता है?
द मोमेंट एक को पार्टनर पार्टीशन डिमांड करता है, वहां पे लीगल फिक्शन के थ्रू ये मान लिया जाता है कि पार्टीशन हो गया है। जैसे ही मान लो किसी को पार्टनर ने ये डिमांड कर दिया कि मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा हिस्सा मिल जाए और मैं अपना हिस्सा लेके अलग हो जाऊं, तो वहां पर जैसे ही उसने ये बात बोल दी, प्रिजम्पशन यही चलता है कि पार्टीशन हो चुका है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो अब सपोज जब किसी इंसान ने अपना हिस्सा मांग लिया, तो पूरे फैमिली वालों ने ओरल पार्टीशन कर लिया, ओरल पार्टीशन करके एक मेमोरेंडम भी बना लिया और सबका हिस्सा डिटरमाइन कर लिया। ठीक है। और फ्यूचर में उस मेमोरेंडम को 2-3 साल बाद जाके रजिस्टर भी करवा दिया कि देखो इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा, इसका इतना हिस्सा करके। इज दैट क्लियर? अब यहां पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है वो ये, नाउ व्हाट अबाउट ओरल पार्टीशन? मान लो सिचुएशन ऐसा भी तो हो सकता है ना, इसमें साफ साफ कह रहा है कि 2004 20 दिसंबर 2004 से पहले जो भी पार्टीशन हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि 20 दिसंबर 2004 है, ठीक है। अब जब लोगों को पता चला तो उन्होंने क्या किया, सपोज 22 दिसंबर को आपस में पार्टीशन कर लिया और डॉटर्स को उनके अधिकार से वंचित कर दिया। लेकिन उन्होंने जो डेट डाली थी, जो मेमोरेंडम उन्होंने क्रिएट किया था, उसमें उन्होंने डेट डाल दी सपोज 5 दिसंबर 2004 की। ठीक है। ये भी तो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट कि मतलब ये लोग ओरल पार्टीशन मतलब करे आफ्टर 20 दिसंबर 2004, लेकिन उसमें डेट डाल दें पुराने की, मतलब 20 दिसंबर 2004 से पहले की, है कि नहीं? तो इतने सारे मतलब इश्यूज ना सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे कि अगर मान लो 20 दिसंबर 2004 के बाद किसी ने ओरल पार्टीशन कर लिया हो, ठीक है, लेकिन उसने मेमोरेंडम में डेट डाल दी पहले की, तो अब यहां पर क्या ये पार्टीशन वैलिड होगा? देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन पार्ट हम सिर्फ उसी पार्टीशन को वैलिड मानेंगे जिसको ड्यूली रजिस्टर किया गया है अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, या फिर जिस पार्टीशन को इफेक्ट में लाया गया है बाय द डिक्री ऑफ द कोर्ट। दैट इज, मान लीजिए पार्टीशन को लेकर विवाद चल रहा था और 20 दिसंबर 2004 से पहले ही कोर्ट ने डिग्री पास कर दी कि देखिए आपका इतना हिस्सा है, आपका इतना हिस्सा है, आपका इतना हिस्सा है। ठीक है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं। अगर डॉटर को उनके अधिकार से वंचित किया भी जा रहा है तो दैट वुड बी जस्टिफाइड एक तरीके से। देखिए, इसका रीजनिंग ये है, हमने ये डेट स्टिपुलेट इसलिए किया है ना कि अगर हम लोग बहुत सारे लाइक इसका एकदम पूरा प्रॉपर लाइक इंडेफिनिट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल देते तो पता नहीं कितने पुराने पुराने पार्टीशन के केस वापस से रीओपन हो जाते और वहां पर फिर लाइक सारी डॉटर्स अपना अधिकार मांगने लगती है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाइल्ड अप हो जाता है लाइक केसेस से, है कि नहीं? ये सिचुएशन खड़ा हो सकता था। इसी सिचुएशन को खड़ा ना होने देने के लिए मतलब यहां पर जो डेट है वो 20 दिसंबर 2004 डाली गई। ठीक है, इससे पहले के जो भी पार्टीशन हुए हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद अगर आपने कोई पार्टीशन किया है, ठीक है, तो उसको हम वैलिड तभी मानेंगे अगर वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के वर्च्यू से हुआ हो या फिर एक कोर्ट की डिग्री पास होने की वजह से हुआ हो। इज दैट क्लियर? होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, हाँ, अब आइए एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रकाश वर्सेस फूलावती 2015 सुप्रीम कोर्ट। इन दिस केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 was impugned. The court observed that the proviso to Section 6 of Section 1 of the Hindu Succession Act 1956 states that the right provided to the daughter after the 2005 amendment shall not invalidate any disposition or partition of the property which had taken place before 2012-2004. The primary intention of the legislature behind including this proviso is to protect the rights of the female as and on the date the bill was tabled in Parliament. The object was that by fake transactions, the property available at the time of introduction of the bill is not taken away and remains available as and when the right conferred by the statute is enforced. जो बात मैंने आपको बताई थी वो 2012-04 वाली, वो यही बात सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश वर्सेस फूलावती में रिट्रेट की थी। ठीक है, मतलब उसी में बताया था कि देखो ऐसा सिचुएशन है, इसीलिए जो लेजिस्लेचर है उसने 2012-04 के डेट को इंक्लूड किया है जिस दिन से डॉटर्स अपने अधिकार को मांग सकती है। मतलब बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहता है कि डॉटर्स अधिकार तो तभी मांग पाएंगी जब 2005 का अमेंडमेंट फोर्स में आ जाएगा, दैट इज फ्रॉम 9/9/2005। ठीक है, डॉटर अधिकार तो इसी डेट से मांग पाएंगी क्योंकि इस डेट के बाद से ही वो को पार्टनर्स बनी है। लेकिन अगर 20 दिसंबर 2004 और 9 सितंबर 2005 के बीच में आपने किसी भी प्रकार का डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी किया है
तो उस प्रॉपर्टी में अगर आपने डॉटर्स को उनके अधिकार से वंचित किया है तो उन प्रॉपर्टी में भी डॉटर अपना अधिकार मांग सकती है। लेकिन अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले आपने किसी प्रकार का डिस्पोजिशन किया है तो वहां पर डॉटर का कोई अधिकार नहीं बनेगा प्रॉपर्टी मांगने का। तो जो अगला सवाल हमारे सामने आया था वो यही आया था कि मान लो पार्टीशन जो है वो 31 दिसंबर 2004 को किया गया, लेकिन डेट उसमें डाल दी गई सपोज 9 अक्टूबर 2004। ठीक है, तो अब इस ओरल पार्टीशन का क्या, ओरल पार्टीशन किया गया था, ठीक है, और इस ओरल पार्टीशन में डेट ये डाल दी गई। अब यहां पर ये कह रहा है कि ऐसे ओरल पार्टीशन को भी हम इनवैलिडेट नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम वैलिड मान रहे हैं, किसी भी प्रकार का पार्टीशन वो वैलिड है। लेकिन उसके बाद में अगर 2004 के बाद में आप किसी प्रकार का पार्टीशन करते हो तो वहां पे ओरल पार्टीशन तो हम आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। देखिए जो यहाँ पे लैंग्वेज है ना एक्सप्लेनेशन की, वो यही कहता है कि अब हम लोग ओरल पार्टीशन को रिकग्निशन देते ही नहीं है। मतलब आपने मान लीजिए 20 दिसंबर 2004 के बाद ओरल पार्टीशन किया है तो वो तो हम आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आपको पार्टीशन करना है तो आपके पास सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, या तो आप कोर्ट में जाइए, वहां से एक डिग्री लीजिए पार्टीशन का, या फिर आप जो पार्टीशन है उसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर ड्यूली रजिस्टर करवाइए। ओरल पार्टीशन हम नहीं मानेंगे, लेकिन 2004 से पहले अगर कोई ओरल पार्टीशन हुआ है तो उसको हम वैलिड मानेंगे। समझ गए ना आप लोग यहाँ पे इशू क्या है? तो इसी इशू को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा में डिस्कस किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या है, वेदर दिस इज ओरल पार्टीशन, वेदर ओरल पार्टीशन इज इंक्लूडेड within the definition under section 6 of section 5 read with section 6 of section 1 proviso। मतलब जो explanation part है section 6 of section 5 का, वहां पर क्या, और जो इसको हम लोग रीड करते हैं सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो के साथ, क्या वहां पर ओरल पार्टीशन भी इंक्लूडेड है? आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इन द ओरिजिनल बिल टेबल्ड इन राज्यसभा on 20 December 2004 does not include the explanation part appended to section 6 of section 5 of the Hindu Succession Act 1956। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो ओरिजिनल बिल था वहां पर वो एक्सप्लेनेशन पार्ट इंक्लूडेड नहीं था। Rather, it was added subsequently as it was discussed by the legislature that partition should be properly defined so that there should not be any arbitrary interpretation, and thus for the purpose of section 6 subsection 5 partition should be proved by registration partition deed or by decree of the court। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये बात लेजिस्लेचर को समझ में आ गई थी कि ओरल पार्टीशन के थ्रू डॉटर्स के राइट्स को डिफीट किया जा सकता है। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि हम सिर्फ उन्हीं पार्टीशंस को मानेंगे जो कि रजिस्टर किए गए हों अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 या फिर जो कि कोर्ट के डिग्री के थ्रू डिटरमाइन किया गया सबके शेयर्स को। The primary intention behind this was to avoid any scam or bogus transaction in order to defeat the right of the daughter as a co-partner। मतलब जो प्राइमरी इंटेंशन था पार्टीशन को डिफाइन करने का एक्सप्लेनेशन पार्ट में, वो यही था कि किसी बोगस या ओरल पार्टीशन के थ्रू जो डॉटर्स का राइट है उसको डिफीट ना किया जाए। द मेन इशू स्ट्रेस्ड अपॉन वॉज दैट इन इंडिया द प्राइमरी एंड मोस्ट प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ पार्टीशन इज ओरल पार्टीशन और ए फैमिली अरेंजमेंट इन विच पार्टीशन में बी अफेक्टेड और अर्ली एंड लेटर ऑन ए मेमोरेंडम कैन बी क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ मेमोरी। यहां पर यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ओरल पार्टीशन है ये कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ही विवादित सी चीज़ है। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी प्रेवलेंट इन इंडिया। हमारे देश में जो मैक्सिमम पार्टीशन होते हैं वो ओरल ही होते हैं। कोर्ट में जाना कोई प्रेफर करता नहीं है, वहाँ पे जाएंगे नाम अलग खराब होगा और पैसे अलग लगेंगे और टाइम अलग खराब होगा। तो लोग क्या करते हैं, ओरल पार्टीशन करके एक मेमोरेंडम क्रिएट कर लेते हैं और फिर फ्यूचर में उसको जाके रजिस्टर करवा देते हैं। ठीक है, सच अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। और जो ये मेमोरेंडम होती है इसको उस टाइम पर रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं होती है। Generally, family arrangement is not equivalent to partition, but when the intention is to sever the joint family status, it amounts to partition। ये बात मैंने भी आपको बताई। The main purpose of Section 6 of the Hindu Succession Act 1956 is to ensure that the daughters are not deprived of their right of obtaining share on becoming co-partners by setting up a frivolous defense of oral partition। ठीक है, कि आप ये नहीं कह सकते कि हमने तो डॉटर्स के अधिकार मिलने से पहले ही ओरल पार्टीशन के थ्रू प्रॉपर्टी को डिवाइड कर लिया था, तो अब उनको आप अधिकार कैसा दोगे। द कोर्ट हैज टू कीप इन माइंड द पॉसिबिलिटी दैट अ प्ली ऑफ ओरल पार्टीशन मे बी सेट अप फ्रॉडुलेंटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज, मान लो पार्टीशन किया गया है 20 दिसंबर 2004 के बाद में, लेकिन उन्होंने डेट डाल दी 20 दिसंबर 2004 से पहले की, ये तो कर ही सकते हैं ना। Therefore, the court observed that the provision of section 6 or section 5 are required to be interpreted to cast a burden of proof upon the party claiming oral partition. The intention of section 6 is only to accept genuine partition that might have taken place,
ऑफ ओरल पार्टीशन शुड बी एंड होगा, and oral partition should be outrightly rejected under supported by contempt unless मैं इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। अनलेस सपोर्टेड बाय कंटेम्परेनियस पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, कंडक्ट, रजिस्टर्ड पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और डिक्री ऑफ द कोर्ट। अब यहां पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बहुत ध्यान समझिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने ये कहा कि 20 दिसंबर 2004 के बाद अगर कोई भी ओरल पार्टीशन हो रहा है जिसमें डॉटर्स को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दीजिए, उसको बिल्कुल इंटरटेन ही नहीं करिए, मान लीजिए कि पार्टीशन हुआ ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर यह कह रहा है कि अगर मान लो किसी ने यह तरीका अपनाया हो कि 20 दिसंबर 2004 के बाद पार्टीशन किया हो लेकिन डेट डाल दिया हो 20 दिसंबर 2004 से पहले की, तो वहां पर आप उसको सस्पिशियसली देखिए। या फिर मैं इसको और स्पष्ट भाषा में अगर आपको समझाऊं तो मान लो अगर 20 दिसंबर 2004 से पहले पार्टीशन हुआ है, एक्चुअल पार्टीशन हुआ है, एक्चुअल ओरल पार्टीशन हुआ है, ठीक है, तो भी आप उसको सस्पिशियसली देखिए। मतलब मान लीजिए कोई पार्टीशन अगर डिक्री ऑफ द कोर्ट के थ्रू या फिर रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू हो चुका है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मान लो 2004 से पहले, 20 दिसंबर 2004 से पहले कोई भी ओरल पार्टीशन हुआ है, एक्चुअल ओरल पार्टीशन हुआ है, तो उसको भी आप सस्पिशियसली देखिए। अब यहाँ पे सस्पिशियसली देखने का मतलब क्या है, यहाँ पर मतलब ये है कि मान लो ओरल पार्टीशन कर लिया गया था ऑन 1/1/2001, ठीक है, ये पूरी प्रॉपर्टी थी, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया, ए बी सी एंड डी, ये 4 भाई थे, चारों ने डिवाइड कर लिया। ई जो डॉटर थी उसको कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब यहां पर क्या चेक किया जाएगा, ओरल पार्टीशन हुआ था, अब यहां पर इनका कंडक्ट चेक किया जाएगा। कंडक्ट इन द सेंस मतलब ये चेक किया जाएगा कि ये जो ए बी सी डी है क्या इन्होंने एक्चुअली में बंटवारा कर लिया है। मतलब सपोज ए बी सी डी है, ये पूरा जमीन था, ए ने इसमें अपना घर बनवा लिया, बी ने इसमें अपना घर बनवा लिया, सी ने इसमें घर बनवा लिया, डी में अपना घर बनवा लिया, ठीक है। मतलब मान लो पहले ही एक सिंगल घर था, तोड़वा के ए बी सी डी ने अपना अलग अलग घर बनवा लिया, ठीक है। क्लियर आपको ये चीज। अब देखिए जब सिंगल घर हुआ करता था तो एक सिंगल इलेक्ट्रिसिटी बिल आता था, है कि नहीं, सिंगल वाटर बिल आता था, जो टैक्स जाता था वो भी सिंगल जाता था, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये सारी की सारी चीजें पहले सिंगल होती थी, अब वो बांट दी गई है। अब ए का अपना अलग इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, बी का अपना अलग जाता है, सी का अपना अलग जाता है, डी का अपना अलग जाता है। तो हम उनके कंडक्ट को देखेंगे, अगर कंडक्ट से ये पता चल जाए कि हाँ प्रॉपर्टी का ओरल पार्टीशन के थ्रू पहले ही बंटवारा हो चुका था तो उसको हम वैलिड मानेंगे। लेकिन अगर यहां पर कोई भी ऐसा एलिमेंट दिखता है कि डॉटर्स के राइट को डिफीट करने का प्रयास हो रहा है तो उसको हम सस्पिशियसली देखेंगे और उस पार्टीशन को हम इनवैलिडेट कर देंगे। दिस इज वॉट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड रिगार्डिंग द फर्स्ट इशू। देखिए लास्ट में क्या कहा है, द इंटेंशन ऑफ सेक्शन 6 इज ओनली टू एक्सेप्ट जेन्युइन पार्टीशन दैट माइट हैव टेकन प्लेस, दैट इज बिफोर 20 December 2004, and oral partition should be outrightly rejected unless supported by contemporaneous public documents, conduct, registered public documents और decree of the court. Is that clear? समझ में आ गई आपको चीज़ें, ठीक है। सो दिस वॉज द इशू 1। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके बाकी इशूज़ हैं उनको हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज इसमें थोड़े जो इशूज़ हैं ना उनको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, I'll meet you in the next lecture.